गाइस, आज की वीडियो में मैं द नाइट हाउस नाम की एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसको डेविड बर्कनर ने डायरेक्ट किया है, जो कि द रिचुअल और द सिग्नल जैसी बेहतरीन हॉरर फिल्म्स को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है आउट ऑफ 10। और दोस्तों, इस मूवी में रेबेका हॉल ने मेन कैरेक्टर बेथ का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है, जो कि एक विडो होती है और अचानक से उसे अपने पति के द्वारा बनाए गए नाइट हाउस और उसके डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। और दोस्तों, हाल ही में मैंने अभी एक टर्किश हॉरर मूवी सेटन आई रेचम की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। तो मूवी की शुरुआत में हम बेथ को देखते हैं, जिसके पति की हाल ही में मौत हो गई थी और अपनी जिंदगी में वो पहली बार इस तरह से उस घर में अकेली पड़ गई थी, जो कि उसके पति ओवन ने उसके लिए बनवाया था। और बेथ के घर के पास एक लेक भी थी। अब हम बेथ को कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद सोते हुए देखते हैं, जिसके बाद अचानक से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज से वो उठ जाती है और जब वो जाकर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। और तभी उसके पीछे मुड़ते ही एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जहाँ पर हम दरवाजे के एक ग्लास में एक काले साए को देखते हैं, जिसे बेथ भी पीछे मुड़ने पर देखती है और डर कर दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद बेथ को पता चलता है कि ये उसका एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। और फिर हम बेथ को सुबह के समय घर में एक जगह पर सोते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद बेथ कहीं जाने के लिए तैयार होती है और वो बाहर लेक के पास जाकर देखती है तो उसे वहां लेक के पास किसी के पैरों के निशान आते हुए दिखते हैं। और तभी अचानक से उसे एक गन फायर की आवाज आती है, जिससे वो चौंक जाती है और उसे कुछ बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब बेथ अपने स्कूल जाती है, जहां पर वो एक टीचर है और वहां पर उसे उसकी दोस्त क्लेयर मिलती है, जो कि वहां पर बेथ के साथ काम करती है। बेथ को वहां देखकर क्लेयर उससे कहती है कि उसे इतनी जल्दी काम पर नहीं आना चाहिए था, जिस पर बेथ उसे बताती है कि उसे अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए कुछ काम करना जरूरी था, इसीलिए उसने स्कूल जल्दी ज्वाइन किया। इसके बाद बेथ से उसके स्टूडेंट हंटर की माँ मिलने आती है और वो बेथ से कहती है कि उसे पता चला है कि हंटर को असाइनमेंट में आपने सी दिया है, जबकि बेथ ने उससे कहा था कि वो उसका असाइनमेंट थर्सडे को ले लेगी। लेकिन थर्सडे को एब्सेंट होने की वजह से हंटर का असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया, इसीलिए उसे सी मिला। जिस पर बेथ उसे गुस्से में बताती है कि थर्सडे को उसके हस्बैंड ओवेन ने लेक में एक बोट पर बैठकर खुद को गोली मार ली और यही वजह थी कि वो स्कूल नहीं आ पाई। इस बारे में जानकर हंटर की माँ को बहुत ही गिल्टी महसूस होता है और वो वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद हम बेथ के अंदर उसके पति के लिए गुस्सा और दुख दोनों देख पाते हैं, क्योंकि वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओवन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अब बेथ अपने घर पहुंचती है, जहां पर वो अपने पड़ोसी मेल से पूछती है कि क्या वो सुबह शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि आज सुबह उसे गन फायर की आवाज आई थी। जिस पर मेल इनकार करता है और कहता है कि अगर आगे से तुम्हें ऐसी कोई भी आवाज आए तो उसे जरूर बताए। इसके बाद बेथ ओवन का एक पुराना वीडियो देखती है, जहां पर वो कुछ देर बाद गुस्से में आकर ओवन का सारा सामान पैक कर बाहर निकालने लगती है। तभी उसे एक बुक मिलती है, जिसमें रिवर्स फ्लोर प्लान और उसके घर के साथ में कुछ अजीब चीजों के पैटर्न और डिजाइन बने हुए होते हैं, लेकिन उसे ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आता। अब बेथ एक बार फिर से ड्रीम देखती है, जिसमें उसे ओवन के नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें वो उसे नीचे आने के लिए कह रहा था। जिसे बेथ डर जाती है और वो ओवन के नंबर पर फोन लगा देती है। जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि बेथ को खिड़की से बाहर देखने को कहती है। और बेथ ऐसा ही करती है तो उसे बाहर ओवन एकदम नेकेड खड़ा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद बेथ की आंख सुबह खुलती है और वो तुरंत जाकर ओवन का फोन चेक करती है, जिसमें उसे कोई भी मैसेज या कॉल नहीं मिलता। फिर वो ओवन के फोन की फोटो गैलरी में एक लड़की की तस्वीर देखती है, जो कि हूबहू बेथ की तरह लग रही होती है। लेकिन बेथ जानती थी कि वो उसकी फोटो नहीं है, क्योंकि उस फोटो वाली लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे वो बेथ के पास नहीं थे। जिस बात को बेथ अपनी दोस्त क्लेयर से बताती है, लेकिन क्लेयर उससे कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें इस फोटो के बारे में याद ही ना हो। और क्लेयर बेथ का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर पार्टी में ले जाती है, जहाँ उसके और बेथ के दोस्त आए हुए थे और वो लोग भी बेथ और ओवन के बारे में किसी भी बात को अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि इससे बेथ का मूड खराब हो सकता था। लेकिन बेथ उन लोगों को बताती है कि आजकल उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हर समय कोई उसे देख रहा है। आगे वो बताती है कि ओवन ने जब से लेक के पास ये घर बनाया था तब से वो स्लीप वॉकिंग करने लगा था, लेकिन उसके जाने के बाद आजकल मैं भी स्लीप वॉकिंग करने लग गई हूँ, जिस दौरान मुझे सपने आते हैं और मैं एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती हूँ। जिसके बाद बातों ही बातों में बेथ सबको ओवन के द्वारा हुआ छोटा सुसाइड नोट पढ़कर सुनाती है, जिसमें लिखा था, यू वर
राइट, देयर इज नथिंग, नथिंग इज आफ्टर यू, यू आर सेफ नाउ, जिसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। और हमारी ही तरह इस नोट का मतलब कोई नहीं समझ पा रहा था, जिसके बाद क्लेयर बेथ को लेकर वहाँ से उसके घर चली जाती है, जहाँ पर बेथ क्लेयर से बताती है कि उसने ओवन के सुसाइड नोट के बारे में उससे झूठ बोला था। दरअसल उसे सुसाइड नोट में क्या लिखा था इसके बारे में सब पता था। आगे बेथ बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो 4 मिनट के लिए मर गई थी, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गई थी। जिसके बाद उसने उन 4 मिनट में एक नथिंग नाम की एंटिटी को महसूस किया और उसे एक लंबी अंधेरी टनल के पास दूर से एक रोशनी आती हुई दिखी, जिस बात को उसने सिर्फ ओवन से बताया था और ओवन ने उसकी बात का विश्वास भी किया था। शायद उसी नथिंग नाम की एंटिटी के बारे में ओवन ने लिखा था कि तुम सही कह रही थी, नथिंग तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। और उस कहानी को बताते हुए बेथ की आंख लग जाती है। जिसके बाद हम उसे फिर से सपने में देखते हैं, जहाँ पर उसे कोई दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहता है और बेथ समझ जाती है कि ये सब ओवन की स्पिरिट कर रही है। और वो बाहर जाकर देखती है तो उसे कई सारी लड़कियां कूदकर जान देते हुए दिखाई देती हैं। तभी उसे फिर से वो आवाज आती है जो कि बेथ को बोट के पास जाने के लिए कहती है और बेथ वहां पर किसी के पैरों के निशान को नोटिस करती है और उसे देखकर कहती है कि ओवन, अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे कोई इशारा दो। अब वो पैरों के निशान बेथ के नजदीक आते हैं और उसे वहां किसी के मौजूद होने का एहसास होता है, जिससे वो खुश होती है, लेकिन तभी बेहोश हो जाती है और उसी बोट में जाकर गिरती है। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि चांद रेड कलर में बदल जाता है, जिसका मतलब ये था कि ये सपना एक अलग ही डायमेंशन में था। अब बेथ की बोट तैरते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। जब उसे वहां पर होश आता है तो उसको वहां पर एक घर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल उसके घर के जैसा था और वो उस घर में खुद को और ओवन को देखती है। जिसके बाद वो उस घर के अंदर जाती है तो वो खुद को वहां पर सोता हुआ पाती है और सुबह भी हो चुकी होती है। जिसके बाद बेथ की आंख खुल जाती है और वो जब दरवाजे को देखती है तो वो उसे खुला मिलता है। अब उठते ही बेथ ओवन के फोन को अच्छे से चेक करती है तो उसमें उसे वो सब लड़कियां दिखती हैं जो कि उसे सपने में दिखी थी और वो उस लड़की का चेहरा भी देख लेती है जिसको देखकर बेथ खुद की फोटो मानने से इनकार कर रही थी। दरअसल इन सब लड़कियों की फिजिक बिल्कुल बेथ से मिलती जुलती थी और ये बात बेथ को बहुत कंफ्यूज कर रही थी। इसके बाद बेथ लेक के दूसरी तरफ जाकर उस घर को ढूंढने लगती है जो कि उसे सपने में दिखा था। यहाँ पर उसको मेल मिलता है जो कि बेथ को पूछने पर बताता है कि यहाँ पर कोई दूसरा घर नहीं है और वो फिर बेथ को अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करता है और बेथ उसे कुछ देर बाद ज्वाइन करने को बोलती है। मेल के जाने के बाद बेथ आगे जाकर देखती है तो उसे अपने घर जैसा एक और घर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर बेथ को एक वुडू डॉल मिलती है जिसमें नीडल्स लगी हुई थी और बेथ उसे अपने साथ ले आती है। और बेथ गुस्से में जाकर मेल से पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला, जिस पर मेल उसे बताता है कि एक दिन उसने वहां पर ओवन को किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा कि वो तुम हो, लेकिन वो कोई और ही दूसरी लड़की थी जो कि दूर से तुम्हारी तरह लग रही थी। उस वक्त ओवन ने मुझसे तुम्हें इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया था और तुम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, इसीलिए मैं ये सब कुछ बताकर तुम्हारा रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था। ये रिवील करने के बाद मेल बेथ को समझाता है कि वो अपने इस दुख से बाहर निकले, नहीं तो ये दुख उसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। पर बेथ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और अपने घर जाकर ओवन की सारी चीजों को ध्यान से देखना शुरू करती है, जिसमें उसे कायदेओरा नाम की एक किताब मिलती है जिसमें उसे वुडू डॉल और कायदेओरा के बारे में पता चलता है। कायदेओरा दरअसल एक तरह की भूल भुलैया होती है जिसका इस्तेमाल डार्क फोर्सेस को फंसाने और कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है और वुडू डॉल की मदद से इजिप्ट के लोग किसी की बलि देने के बाद उसकी ऑफरिंग डार्क फोर्सेस को एज ए गिफ्ट वुडू डॉल के थ्रू करते थे, जिससे डार्क फोर्सेस को ट्रिक करने में आसानी होती थी और वो लंबे समय तक शांत रहती थी। लेकिन इन सब का मतलब बेथ को बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वो उस बुक के थ्रू उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां उसे वो फोटो वाली लड़की मिलती है और उससे बेथ को पता चलता है कि अक्सर ओवन यहाँ पर आया करता था। जिस बीच दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन दोनों के बीच कुछ भी सीरियस नहीं था और अपने पति की इस सच्चाई को जानने के बाद बेथ वहां से चली जाती है। जिसके बाद रात में बुक शॉप वाली लड़की बेथ से मिलने आती है और बताती है कि वो इस घर में पहले भी आ चुकी है। आगे वो लड़की बेथ को बताती है कि आज उसे लंच टाइम हल्की सी नींद आ गई थी, तब उसे सपने में एक लड़की को किसी चीज से भागते हुए देखा, लेकिन उसे पूरी तरह से पता नहीं था कि वो खुद वहां पर थी या फिर बेथ थी, लेकिन वो चीज उस लड़की के चारों तरफ थी। जिसके बाद मेरी आंख खुल गई और मैं सीधा काम के बाद तुम्हारे पास आ गई कि तुमको पता होना चाहिए कि एक बार उसके पति ओवन ने इस लड़की को घर में बुलाया था और वो फिर उसे लेक के दूसरी तरफ इसी जैसे घर पर ले गया, जहां पर ओवन ने उसे एक डॉल पकड़ने के लिए कहा और फिर पीछे से उसने उस लड़की को पकड़ लिया और फिर दोनों ने किस किया और अचानक से ओवन मेरा गला दबाने लगा, लेकिन मेरे कहने पर वो रुक गया, इसीलिए मुझे लगा कि ये उसका प्यार जताने का तरीका था। फिर उसके बाद ओवन ने मुझे घर तक छोड़ा और उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि
मेरी गलती है और अब मुझे पता है कि ये सब कैसे खत्म करना है, लेकिन ओवन किस बारे में बात कर रहा था ये उसको नहीं पता था। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और उसके बाद बेथ लेक के दूसरी साइड वाले घर में जाकर देखती है तो उसे वहां पर कई सारी लड़कियों की लाश वहां पर डंप की हुई मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से भागते हुए अपने घर आती है। जिसके बाद उसे एक अनजान एंटिटी के वहां होने का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि ये सब ओवन की स्पिरिट ही कर रही है। इसीलिए वो उस एंटिटी को ओवन कहकर बुलाती है, जिस पर वो एंटिटी बेथ को जवाब देती है कि वो ओवन नहीं बल्कि कुछ और ही है। ये सुनते ही बेथ बुरी तरह से घबरा जाती है। जिसके बाद वो भागने की कोशिश करती है तो वो एंटिटी दरवाजे को बंद कर देती है और बेथ को ओवन शीशे में किसी दूसरी लड़की को मारते हुए दिखता है। जिसके बाद वो एंटिटी उसी शीशे में बेथ का सर लड़ा देती है। जिसके बाद बेथ अपने बेडरूम में जाती है, जहाँ पर जब वो घड़ी देखती है तो उसे टाइम की एक मिरर इमेज दिखाई देती है और हम समझ पाते हैं कि बेथ किसी और ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गई है। जिसके बाद बेथ को अपने चारों तरफ ओवन किसी न किसी लड़की को मारते हुए दिखाई देता है और हम देख पाते हैं कि ओवन सभी लड़कियों को मारकर उसी वुडू डॉल के पोस्ट जैसा सभी की बॉडी को बांध रहा था। जिसके बाद वो एंटिटी बेथ को घसीटकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है, जिस दौरान उसे हर तरफ ओवन किसी न किसी लड़की को मर्डर करते हुए या उनसे इंटीमेट होते हुए दिखाई दे रहा था। अब नीचे गिरने के बाद जब बेथ खड़ी होती है तो सामने उसे ओवन बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि उसे बताता है कि मैं ओवन नहीं हूँ और वो एंटिटी रिवील करती है कि मैं नथिंग हूँ, जिसको तुमने अपनी 4 मिनट की आफ्टर लाइफ में महसूस किया था और तभी से मैं तुमसे जुड़ गया और मैंने तुम्हारे पति के कानों में लगातार तुम्हें मुझे सौंपने के लिए कहा, लेकिन उसने कई सारी दूसरी लड़कियों को भेजकर मुझे फंसाए रखा और मैं बेवकूफ बनता रहा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं तुमको लेकर जाऊंगा। और हम देख पाते हैं कि बेथ उस एंटिटी की गोद में लेटी हुई है, जो कि उसी सोफे पर जागती है, मतलब कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी है। लेकिन यहाँ भी वो एंटिटी बेथ पर हमला कर देती है और बेथ की बॉडी हवा में उठकर बिल्कुल उसी वुडू डॉल का शेप लेने लगती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम अगले सीन में क्लेयर को देखते हैं, जो कि बेथ के पास आई होती है और सुबह भी हो चुकी होती है, लेकिन उसे बेथ कहीं भी दिखाई नहीं देती और तभी उसकी नजर अचानक से खिड़की से लेक पर पड़ती है, जहाँ पर बेथ बोट पर एक गन लिए हुए बैठी होती है, जिसे वो लगातार आवाज देती है और वहाँ मेल आ जाता है। इधर हम बेथ को देखते हैं, जहाँ पर एक सफेद और एक लाल चांद होता है, मतलब कि वो उस एंटिटी और अपनी दुनिया के बीच में है और बोट पर वो एंटिटी ओवन का रूप लेकर बेथ को उस गन से सुसाइड करने पर मजबूर करती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बेथ क्लियर की आवाज सुनकर रुक जाती है और सुसाइड नहीं करती। तब तक क्लियर उसके पास पहुंचकर उसे वहां से मेल की मदद से बाहर निकाल लेती है और अब बेथ उस बोट की तरफ देखती है, जहां उसे एक शैडो दिखाई देती है, जो कि हमें एक ऑप्टिकल इल्यूजन लगता है। तो मेल उससे पूछता है कि आखिर वो क्या देख रही है, तो बेथ उसे बोलती है नथिंग और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल मेरे हिसाब से इस मूवी में नथिंग नाम से एक एंटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि बेथ के साथ तब अटैच हो गई थी जब वो 17 साल की उम्र में कुछ देर के लिए मर गई थी और उसने वहां पर आफ्टर लाइफ और नथिंग नाम की एंटिटी को अनुभव किया, जिसका डायमेंशन लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच का था और उसके डायमेंशन में हर चीज इस दुनिया के मिरर इमेज की तरह थी। अब उस एंटिटी के बारे में जब बेथ ओवन से बताती है कि उसने उसे आफ्टर लाइफ में महसूस किया था, तो ओवन सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि लगातार कोई चीज उसके कान में फुसफुसाकर उसे बेथ को मारने के लिए कह रही थी, जिसको ओवन ब्लैक मैजिक और कुछ ट्रिक की मदद से कंफ्यूज करके रखना चाहता था। इसीलिए उसने लेक के दूसरी साइड पर अपने घर जैसा एक नाइट हाउस बनाया, जहां पर वो ये सब चीजें करता था और इसी नाइट हाउस को इस मूवी में कायदेरा बोलकर रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये नाइट हाउस उस एंटिटी को कंफ्यूज करके रखता था और उस एंटिटी को लगता था कि वो बेथ के घर में रह रहा है, लेकिन समय के साथ वो एंटिटी हर हाल में बेथ को पाना चाहती थी। इसीलिए ओवन ने बेथ को बचाने के लिए कई उसके जैसी लड़कियों को मारना शुरू कर दिया, जिन्हें किसी तरह से फंसाकर वो अपने नाइट हाउस में लाता था और उस वुडू डॉल की मदद से वो एक लव बाइंडिंग स्पेल के थ्रू उनकी स्पिरिट्स को उस एंटिटी को ऑफर करता था, जिसे कुछ ही दिनों के अंदर वो एंटिटी जान जाती थी कि ओवन ने उसके साथ धोखा किया है, तो वो उसे एक और लड़की ऑफर कर देता। इसी तरह से ट्रिक करके ओवन ने उस एंटिटी को फंसा के रखा था। लेकिन जब बुक शॉप वाली लड़की ओवन से मिलती है तो वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि अब वो ये सब करके थक गया था। तभी वो एंटिटी ऑफरिंग ना मिलने की वजह से ओवन के बारे में सब कुछ जान गई कि
कैसे ओवन ने उसे बेवकूफ बनाया और अब वो एंटिटी ओवन पर हावी होकर उसे अपनी मिरर इमेज की दुनिया में ले जाकर उसी के हाथों उसे सुसाइड करवा देती है, जैसा हमने आखिरी सीन में बेथ के साथ देखा था। अब यहाँ पर ओवन बेथ के लिए एक नोट छोड़ता है जिसका मतलब असली दुनिया में ऑपोजिट हो जाता है, लेकिन उस एंटिटी के डायमेंशन के हिसाब से उस लेटर में ओवन ने बेथ को सावधान करते हुए एक नोट लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि यू आर रॉन्ग, देयर इज समथिंग इज आफ्टर यू, यू आर नॉट सेफ नाउ। मतलब तुम गलत थी और तुम्हारे पीछे कोई तो पड़ा है, इसीलिए तुम सेफ नहीं हो। इसके बाद ओवन ने ना चाहते हुए भी सुसाइड कर लिया और उसके मरते ही एंटिटी भी नाइट हाउस और रियल हाउस के बीच का डिफरेंस जान चुकी थी और इसीलिए हमें उस एंटिटी को शुरुआत में अंदर आते हुए दिखाया जाता है। मूवी के लास्ट में बेथ देखती है कि वो एंटिटी उसके साथ ना जाने का फैसले के बावजूद भी वहां पर मौजूद है, जो कि आगे भी अपनी कोशिश जारी रखेगी। अब बेथ समझ गई थी कि उसे इस एंटिटी से किस तरह निपटना है। बाकी हम इसकी अलग एंडिंग में ये समझ सकते हैं कि ये एंटिटी बेथ के ग्रीफ और ट्रॉमा को सिग्निफाई कर रही है, जो कि उसे अपने पति के सुसाइड से हुआ था, जिसके बाद उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चलता है। तो वो ये सब आगे कहानी बनाने लगती है क्योंकि वो अपने पति के बारे में उसके मरने के बाद भी कुछ बुरा नहीं सोचना चाहती थी। जिसके बाद हम लास्ट में उस एंटिटी का शैडो वहीं देखते हैं, जो कि सिग्निफाई करता है कि ये ग्रीफ हमेशा बेथ के साथ रहेगा, जिससे उसे अपनी पूरी लाइफ डील करना पड़ेगा और साथ ही उससे लड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। बाकी आप लोगों के हिसाब से इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप ये मूवी एक बार जरूर देखें। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।